नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज का एक बहुत प्यारा पॉइंट है, उसका नाम है, उपन्यास है प्रेमचंद का और नाम है गबन। 11 नंबर के यूनिट के अंतर्गत इस वाले पॉइंट का उल्लेख है। और सामान्यतः यदि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो दो मेन जिनको हम यहाँ पर नायक और नायिका के रूप में जाने और पहचाने, एक नाम इसमें आता है यहाँ पर रमानाथ का और दूसरा नाम अपने पास आता है यहाँ पर जालपा का। ये दो नाम जो है इसमें यहाँ पर आते हैं। तो क्या प्रेमचंद के गबन उपन्यास में इन दो ही पात्रों का उल्लेख है? तो आंसर है नहीं। इसके अलावा भी इसमें यहाँ पर बहुत सारे पात्र हैं, लगभग अपन मान करके चलें कि 17-18 के आसपास होंगे। तो उन सारों को मैं एक ट्रिक यहाँ पर आपको बताऊंगा जिसकी सहायता से आपको सारे के सारे नाम कहीं ना कहीं याद होते हुए दिखाई देंगे या आप उनको आसानी से याद कर लेंगे। तो जैसे अगर अपन इसमें अगर अपन देखते हैं तो बेसिकली जो जालपा है और जालपा का जो पहना है, जालपा ने चंद्रहास। अभी चंद्रहार की जब अगर हम बात करें तो ये इनको चाहिए होता है, चूंकि ऐसा माना जाता है कि इनको बचपन से ही आभूषणों का बड़ा शौक था और इनके पिताजी जब भी बाजार जाया करते थे तो इनके लिए आभूषण लाया करते थे और इसकी भी जो इच्छा होती थी कि मेरे लिए भी जो है वो यहाँ पर चंद्रहास जो है वो मिले मुझे भी। तब यहाँ पर इनकी माँ ऐसी कहती है कि बेटा जब तेरा विवाह होगा तो विवाह के समय तेरे को ये ला दिया जाएगा। अब जब यहाँ पर इस प्रकार की बातें हो जाती है तो इसी के साथ ये शानदार तरीके से ये पार्ट इसमें यहाँ पर आगे बढ़ता है। क्योंकि गबन उपन्यास कोई छोटा मोटा तो है नहीं, लगभग 250 से 300 शब्दों का 300 जो है वो आपके पास पेज के आसपास आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसको अपन ने यहाँ पर बहुत एक सिंपल वाली उसमें लैंग्वेज में इसको यहाँ पर कन्वर्ट करने का प्रयास किया है और छोटा रूप में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास किया है जो कि आपको इसमें यहाँ पर काम आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ से जब अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो जैसे मान लो नाम है अपने पास यहाँ पर रमानाथ, एक नाम है यहाँ पर जालपा, दूसरा नाम है यहाँ पर दीनदयाल, फिर हमारे पास है यहाँ पर दयानाथ। और अगर हम यहाँ पर कहीं ना कहीं जोगेश्वरी की बात करें तो ये जो एक मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है वो मध्यम वर्गीय परिवार किस प्रकार से जब आर्थिक तंगी में जीता है, लेकिन उसके पास वहाँ पर पैसा नहीं होते, उसके बावजूद भी चूंकि जालपा को आभूषण पहनने। अब ऐसी स्थिति में रमानाथ के द्वारा गबन किया जाता है, चूंकि सरकारी विभाग में कहीं ना कहीं काम करने की जब बारी आती है और वहाँ का जो को पैसा होता है लगभग यूँ कहें कि 800 रुपये के आसपास की बात आती हुई दिखाई देती है। और वहां से ये टाइटल बहुत अपनी धुआंधार वाले फॉर्म में शुरू होता हुआ दिखाई देता है ना। इसको और अपन देखेंगे यहाँ पर जो समराइज वाला बनाया है उसके, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जिसकी चर्चा करें तो जैसे मान लो प्रेमचंद है तो प्रेमचंद से रिलेटेड एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक अपने पास यहाँ पर होनी चाहिए। इसके मध्य मेरा एक पॉपुलर वाला जो प्रश्न है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए होगा कि ये जो गबन उपन्यास है, ये गबन उपन्यास का वर्ष क्या है। अगर प्रश्न खत्म हुआ तो यहीं पर हो जाएगा, क्योंकि जब अगर हम प्रेमचंद की जो जीवन परिचय से रिलेटेड बातें करें तो गबन उपन्यास ही अपने आप में इतना बड़ा है कि आप इनसे यहाँ पर हजारों प्रश्न इसको देख सकते हो और बना सकते हो, है ना। तो उसी स्टाइल में यहाँ आप मुझे वर्ष बताएंगे। बिल्कुल इसमें कुछ लोगों ने इसका उत्तर सही लिख करके दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी अपना कमेंट बॉक्स में आंसर यहाँ पर लिखे कि क्या है इसका गबन का वर्ष। अब यहाँ से चलें प्रेमचंद की जन्म की बात आती है तो 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म होता है लमही उत्तर प्रदेश में और गांव के एक किसान परिवार में हुआ है। फिर यहाँ से निधन की बात करें तो 1936 आता है और बनारस उत्तर प्रदेश में निधन है। फिर मूल नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव। अगला प्रश्न यदि वहां से छूटता है वर्ष वाला तो फिर अगला धनपत राय श्रीवास्तव पर आकर के टिकेगा। फिर यहाँ पर पिता का नाम क्या है, एक जनरली पढ़ लेना है, याद रखने के लिए पूरी ताकत लगाने की आवश्यकता हमको नहीं है। पिता का नाम मुंशी अजायबलाल और माता का नाम क्या है, आनंदी देवी। पिता का नाम मुंशी अजायबलाल और माता का नाम आनंदी देवी कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर आता है। फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी आरंभिक शिक्षा गांव के मदरसे में हुई। अब आपने देखा होगा कि मदरसा आमतौर पर जो मुस्लिम धर्म होता है उसके उच्च शैक्षणिक संस्थान के रूप में हम इनको यहाँ पर मानते हैं। दो नाम आते हैं, एक अपने पास आता है मकतब और दूसरा नाम आता है मदरसा। एक नाम आता है मकतब और दूसरा नाम आता है इसमें मदरसा। तो मदरसे में इनकी पढ़ाई हुई। अब मदरसे में माध्यम कौन सा रहा होगा, तो आंसर आता है यहाँ पर उर्दू का। तो ये जो है इसीलिए मुंशी प्रेमचंद साहब की अगर बात की जाए तो उर्दू के भी ये मास्टरों के मास्टर रहे हैं, है ना।
उन्होंने स्वयं लिखा है, इस वक्त मेरी उम्र कोई 13 साल की रही होगी, हिंदी बिल्कुल न जानता था, उर्दू के उपन्यास पढ़ने का उन्माद था, हिंदी जानते ही नहीं थे और उर्दू के उपन्यास पढ़ डालते थे, है ना। फिर आगे फरवरी 1921 में, अब यहाँ से कुछ कुछ जो काम की बातें हैं वो अपन लेंगे। गांधी जी इलाहाबाद आए सन 1921 में। वह देश से असहयोग की मांग कर रहे थे और प्रेमचंद भी सरकारी नौकरी छोड़कर आंदोलन में यहाँ पर शरीक हो गए। तो आंसर आता है कब? 1921 में। किस समय? जब महात्मा गांधी जी का जब इलाहाबाद आना हुआ और वो जब देश से सहयोग, वो कह रहे थे कि अब हमको यहाँ पर असहयोग करना है ना। फिर यहाँ से इसमें आगे बढ़े तो ये जो 2-3 पत्रिकाओं के नाम हैं, ये हमारे ड्रीम प्रश्नों में से प्रश्न रहा करते हैं। जैसे मर्यादा पत्रिका का संपादन किया, फिर सरस्वती प्रेस की स्थापना से संलग्न रहे, हंस और जागरण का प्रकाशन में कहीं न कहीं योगदान दिया। आगे उन्होंने गंगा पुस्तक माला के साहित्यिक सलाहकार, माधुरी पत्रिका के संपादक, हिंदुस्तानी अकादमी के काउंसलिंग सदस्य के रूप में भी योगदान दिया। फिर आगे वह प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष भी रहे थे। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में भी हम यहाँ पर जानते हैं। लेकिन इन पत्रिकाओं को थोड़ा सा, जो समाचार पत्र हैं, इनको 1-2 बार अपनी प्रैक्टिस में ले लेना, है ना। फिर यहाँ से आगे चलें तो वह तब उर्दू में लिखते थे और उनका नाम, जब ये उर्दू में लिखते थे उस समय ये किस नाम से लिखा करते थे? तो आंसर आता है इसमें यहाँ पर नवाब राय, है ना। फिर आगे बढ़े, वे आरंभिक कहानियां उस जमाने की मशहूर पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई। इनकी जो आरंभिक कहानियां हैं वो उस समय की जो एक मशहूर पत्रिका निकलती थी जिसका नाम है जमाना, ये अपने को याद रखना चाहिए। प्रश्न यहाँ से अपने को मिल सकता है। उनका पहला कहानी संग्रह, कई बार कई सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन तब प्रकाशित हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध की तैयारियां जोरों पर थी, है ना। और प्रथम विश्व युद्ध का समय अगर आपको याद आ रहा होगा तो 1914 है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में इसका लिख करके दें कि हाँ, हमें ये पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू तो हुआ था, लेकिन इसका अंत जो है, समापन कब हुआ, ये कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर मुझे चाहिए। फिर यहाँ से इसमें आगे बढ़ते हैं तो आप चलते हैं सीधे मेन पार्ट की तरफ। और पार्ट के अंदर हम यहाँ पर कि चूंकि मुंशी प्रेमचंद साहब ने लिखा, तो जनरली परीक्षक आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये पार्ट जो है वो लिखने के पीछे क्या फोकस है, क्या ध्येय है, क्या फोकस है, उस प्रकार की बातों को इसमें यहाँ पर हाईलाइटेशन में होना है ना। तो पॉइंट अपने पास कि लेखक का उद्देश्य, फिर यहाँ पर पात्र आएंगे, उन पात्रों में से जो मेन कुछ पात्र हैं उनके बारे में एक जानकारी बेसिक, और पूरी विषय वस्तु का विश्लेषण एक कम से कम शब्दों में आपके पास कॉन्सेप्ट बन जाए उस फॉर्म में उसको रखने का प्रयास करूंगा। गबन प्रेमचंद का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है जिसमें उन्होंने मध्यम वर्ग के जीवन, ये पॉइंट अपने पास आया, जिसमें उन्होंने भारतीय मध्यम वर्ग का जीवन, अब मध्यम वर्ग का जो जीवन होता है दाल रोटी सुकून से खा ले यही है, लेकिन अगर हार की डिमांड होगी या बिना कारण के जो है वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे और कि मैं तो बहुत बड़ा धन्ना सेठ हूँ, लेकिन धन्ना सेठ जो है वो उधारी के दम पर आप कितने समय तक आप लोगों को दिखाते रहोगे कि मैं धन्ना सेठ हूँ, है ना। मध्यम वर्ग के जीवन उनकी नैतिक कमजोरियों और सामाजिक दिखावे की प्रवृत्ति को उजागर किया है। फिर यहाँ से आगे बढ़े, मुख्य उद्देश्य समाज में झूठी शान शौकत, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन की समस्या को दिखाया है। इसमें झूठी शान शौकत क्या, पैसे नहीं होना, उसके बावजूद भी अपने आप को बहुत बड़ा धन्ना सेठ बताना, अब सामने वालों के द्वारा डिमांड कर दिया जाना कि मुझे तो जो है वो यहाँ पर माला चाहिए ही और मैं तो जो है वो लूंगी ही। जब इस प्रकार की बातें होने लगती है तो अंततः आदमी कहीं ना कहीं परेशान होता है। प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया कि आर्थिक तंगी और सामाजिक प्रतिष्ठा की लालसा, एक तो यह है कि आपकी आर्थिक तंगी है, दूसरी जो है वो आप सामाजिक रूप से अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित होना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि दोनों ही चीज़ें विरोधाभास है, बेटा समय रहते इससे बच ले। तू अगर ज़्यादा होशियार बनेगा, तेरी आर्थिक तंगी है लेकिन फिर भी अपने आप को बड़ा धन्ना सेठ बताने का प्रयास करेगा तो एक न एक दिन तो तेरी पोल खुलेगी। कैसे एक साधारण व्यक्ति को अपराध की ओर धकेल सकती है। अपराध यहाँ पर क्या था, तो अपराध यही था कि गबन कर लेना पैसों का। चूंकि पैसों का गबन करना भी कोई छोटा मोटा काम तो नहीं है,
छोटा मोटा काम तो नहीं है ना, सामने वालों से पैसे उधार ले लिए, उनको समय पर चुकाने के लिए अब आपके पास नहीं है, आपको मौका मिल गया, चूंकि आप वहां पर काम करते हो आपको मौका मिल गया और आपने उस पैसों को जो है वहां पर लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए। तो जब इस प्रकार की बातें अगर यहां आती हुई दिखाई देती है तो ये आपको क्यों करना पड़ा? क्योंकि बिना कारण आपने आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ चढ़ करके बताने का प्रयास किया, जबकि आप वास्तव में वैसे नहीं थे। ठीक है, फिर आगे यहां से विषय वस्तु का विश्लेषण, झूठी शान और सामाजिक दिखावा, जो मेन कीवर्ड्स हैं वो अब आपकी तरफ रवाना। झूठी शान, सामाजिक दिखावा। उपन्यास के मुख्य पात्र की बात करें तो रमानाथ, मुख्य पात्र की बात करें तो जालपा, विशेषकर जालपा। अब जालपा इट मीन्स यहां पर महिला पात्र, और इसको जो है वो चाहिए आभूषण गले का। आभूषणों को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानती है और उसको लगता है कि मेरा खोखा भले ही ऊपर का खाली हो, लेकिन यदि मैंने ये सब आसपास ऊपर नीचे अगर आभूषण पहन लिए तो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। तो ये किस बात के लिए? क्या वास्तव में आप इतने धन्ना सेठ हो? जब अगर आप धन्ना सेठ नहीं हैं तो फिर किस बात की आप किसको दिखाना चाहते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा, है ना? यह लालसा उसके पति रमानाथ को आर्थिक संकट में डाल देती है। क्योंकि अब यहाँ पर डिमांड हो रही है तो वो भी उस काम को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक पैसे उधार लेकर के काम कर लिया। अब चुकाने की बारी है तो चुका नहीं पा रहे। धन के अभाव में भी लोग उधार लेकर दिखावा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना, जो अंततः उनके पतन का कारण बनती है। क्या प्यारी बात कही, धन के अभाव में लोग उधार लेकर दिखावा करने की प्रवृत्ति रखते हैं जो अंततः उनके पतन का कारण बनती है। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ अगर चलें तो शब्द आया आर्थिक और नैतिक पतन। रमानाथ शुरू में ईमानदार था। पहले से इसमें यहां पर अपन बात करते हैं तो शुरू में वो ईमानदार का जो है नो डाउट उसमें थी भी कंडीशन, लेकिन बाद में जो है इस प्रकार की स्थिति में कब जाता है तो इसके पीछे जो आंसर जाता हुआ दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं ये है कि कुछ गतिविधियां ऐसी हो जाती है, लेकिन सामाजिक दबाव और अपनी झूठी शान के कारण वह चोरी और गबन तक कर बैठता है। चोरी क्या करता है? जालपा के गहनों की, और फिर यहाँ पर गबन की बात करते हैं तो सरकारी डिपार्टमेंट से पैसों वाली, है ना। उपन्यास ये दर्शाता है कि कैसे समाज की झूठी अपेक्षाएं एक व्यक्ति को अपराध की ओर धकेल सकती है। फिर यहाँ से आगे की तरफ अगर चलते हैं तो स्त्री पुरुष संबंध और स्त्री की इच्छाएं, यहाँ पर इन्होंने उभारने का प्रयास किया। जालपा का आभूषण प्रेम उसकी परवरिश का परिणाम था। क्यों? क्योंकि जब उसके बापू बाहर जाते थे, जब बाजार जाते थे तो उसके लिए वहां से आभूषण लाया करते थे। तो ये जो है उसको ऐसा लगता था, जब वो फिर चंद्रहार की जब बात करती है तो उस समय उसको भी लगता है, तब उसकी माता जी के द्वारा कहा जाता है कि बेटा जब तेरी शादी होगी तब तेरे को विवाह में वो मिलेगा, है ना। लेकिन बाद में जब वो अपने पति के संघर्ष को समझती है, क्योंकि पति की स्थिति ऐसी है नहीं जो उसको ला करके दे, तो उसमें परिवर्तन आता है। प्रेमचंद ने स्त्रियों की इच्छाओं को उनकी सामाजिक स्थिति के संदर्भ में दिखाया है कि स्त्री की इच्छा और सामाजिक संदर्भ, और बताया कि उन्हें आत्मनिर्भर और समझदार बनना चाहिए। फिर आगे भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त अधिकारियों की अनैतिक प्रवृत्तियां। अब यहाँ पर इसकी क्या है तो वही है पैसे गबन करने की अनैतिक प्रवृत्ति को इसमें यहाँ पर इस उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया। रमानाथ का चुंगी विभाग में काम करना और बाद में गबन में फंस जाना इस समस्या को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। फिर यहाँ से आगे चलें तो इसमें यहाँ पर बात आती है चरित्र। देखो प्रश्न 99 टाइम तो यहाँ से आपके पास खत्म हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि इस पर आपको ताकत लगानी चाहिए, ये अपने को याद होना चाहिए। और बेसिकली जो 3-4 नाम है वो तो आपको उसमें वहाँ पर याद है ना, पर उसके बाद भी अगर देखें तो ये जो इसके अंदर आने वाले जो पात्र हैं उन सबको एक लाइन में दबोचा है ट्रिक के रूप में। रमा जालपा के दिन बड़े दयालु, तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे तो ये हो गया रमानाथ, ये हो गया जालपा, है ना, ये हो गया आपके पास यहाँ पर दीनदयाल, ये हो गया आपके पास दयानाथ।
तो राम जालपा के दीन बड़े दयालु, राम जालपा के दीन बड़े दयालु, पर रतन, ये एक वहां पर पात्र हैं, उसमें रतन बिसाती एक पात्र ये हैं, बिसाती लाल, एक मानकी है, एक सराफ है, पर रतन बिसाती से मानकी सराफ बनी। अब अगर आप इस लाइन को एक दो बार याद करोगे तो ये 4-8 को तो ऐसे ही दबोच दिया। फिर यहां पर राधा सहजादी संग, राधा, अब ये एक पात्र ये है राधा, दूसरा पात्र ये है सहजादी, संग बासंती, तीसरा पात्र ये है महाजन के। अब राधा सहजादी संग बासंती महाजन के सत्य, एक पात्र ये है, एक पात्र गोपी है, एक आपके पास यहाँ पर विश्वंबर है, एक आपके पास यहाँ पर रमेश है, से चरण, एक आपके पास यहाँ पर चरण है ना। तो चरण दास तक, धनी, इंद्र, माणिक, ये तीनों भी यहाँ पर पात्र हैं। कर दें देवी, ये देवी दीन जो बेसिकली इनका सपोर्ट करता है जब ये कोलकाता की तरफ, कलकत्ता की तरफ जाते हैं। जग्गो, फिर यहाँ पर सेठ करोड़ी, ये सेठ करोड़ी मल एक पात्र हैं। तो इतने पात्रों को एक लाइन में, उम्मीद है कि उसको थोड़ा सा यहाँ पर इसमें जमाने का इसमें प्रयास किया है और इसकी सहायता से कहीं ना कहीं इसमें अपना यहाँ पर काम हो जाएगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। 3-4 बार जब अगर आप पढ़ोगे, 3-4 बार अगर आप पढ़ोगे तो अपना काम इसमें यहाँ पर हो जाएगा, इतनी उम्मीद इसमें है। अब यहाँ से चलते हैं इसमें जो बेसिकली 3-4 मुख्य वाले हैं उनके बारे में। रमानाथ एक साधारण युवक जो समाज के दिखावे के दबाव में गलत निर्णय लेता है। क्या ले लिया गलत निर्णय? गबन करने का। उसकी कमजोर इच्छा शक्ति उसे अपराध की ओर ले जाती है। अरे कमजोर इच्छा शक्ति तो थी और कमजोर नैतिकता भी थी, इसलिए तो जो है वो अपराध की तरफ चला गया, लेकिन वह मूलतः बुरा व्यक्ति नहीं है। अब यहाँ पर यही है कि क्या इसके पीछे कहीं जालपा का हाथ है, क्योंकि जालपा को जो चाहिए आभूषण, उसके पीछे क्या उसने यहाँ पर इस प्रकार का काम कर लिया है ना। फिर यहाँ से आगे देखें तो जालपा प्रारंभ में आभूषणों के प्रति अत्यधिक मोह, बहुत जबरदस्त, खेल खिलौने नहीं चाहिए। जब भी पिताजी इनके बाहर जाते थे इनके लिए आभूषण आते थे, खेल खिलौने नहीं चाहिए। अत्यधिक मोह रखने वाली लड़की जो बाद में जीवन की सच्चाई को समझती है। आगे उसका चरित्र एक आत्मबोध की यात्रा को दर्शाता है जो प्रेमचंद की यथार्थवादी लेखन शैली को प्रमाणित करता है ना। फिर यहाँ से देखें तो एक अगला पात्र दयानाथ। अब ये कौन है? तो ये आप सब जानते हैं। यहाँ पर रमानाथ के पिता एक ईमानदार लेकिन सीमित सोच वाला व्यक्ति, बहुत ईमानदार, कट्टर ईमानदार, जो अपने पुत्र की नैतिक गिरावट को रोकने में असफल रहा। पुत्र की नैतिक गिरावट, एक तो वो जब वहाँ पर गहने चोरी होते हैं और दूसरे तब जब वहाँ से वो गबन करता है तो नैतिक गिरावट को रोकने में असफल रहता है और बाद में इनको जो है शर्म भी महसूस होती है कि ऐसा कैसा हो सकता है ये। वह भारतीय मध्यवर्गीय समाज के आदर्शवादी लेकिन व्यवहारिक रूप से कमजोर चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास नाम यहाँ पर क्या है? दयानाथ। फिर एक नाम इसमें यहाँ पर आता है रतन, एक आधुनिक समाज में ऊंची पहुंच रखने वाली महिला। इसका भी यहाँ पर इसमें चर्चा होती है, जो अपने अधिकारों और संपत्ति के प्रति ऑल टाइम सचेत हैं। वह सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक शक्ति के माध्यम से अपने कार्य करवाने की कोशिश करती रहती है। फिर यहाँ पर देखें तो जैसे वो जो उधर की तरफ आपके पास नाम आ गए थे, उसके अलावा जोगेश्वरी है ना, जो कौन है? रमानाथ की माँ है, तो दयानाथ की पत्नी हुई। फिर यहाँ पर बिसाती वाला, मानकी, सराफ वाला, राधा सहजादी, बासंती, महाजन, सत्यदेव, गोपी, विश्वंबर, रमेश बाबू, बड़ा रोल है इसका भी यहाँ पर। चरणदास, धनीराम, इंद्रभूषण, माणिकदास, देवीदीन, बड़ा रोल है इसका। फिर उसके बाद में जग्गो और उसके साथ में यहाँ पर सेठ करोड़ीमल, इनको अपन ने एक ट्रिक के माध्यम से वहाँ पर सारों को इकट्ठा कर दिया है, जिसको आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे वो याद होते हुए दिखाई देंगे, ऐसी उम्मीद है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ से चले निष्कर्ष में। चूंकि अगर हम ये चीज़ें सुन लेते हैं तो इससे एक क्या होता है कि एक अपना जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें वहाँ पर जो प्रश्न आते हैं, देखो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कौन किसका माँ बाप है, तो वहाँ पर अपने को इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आ जाए, समझदारी आ जाए तो फिर अपनी उसमें वहाँ पर बातें कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। गबन प्रेमचंद का एक सशक्त सामाजिक उपन्यास है जो मध्यम वर्ग के जीवन और उनकी कमजोरियों को प्रकट करता है। मध्यम वर्ग का जीवन और उनकी कमजोरियों को प्रकट करता है। उपन्यास का मूल संदेश यह है कि झूठी प्रतिष्ठा
ये मान करके चलिए कि इसका बड़ा हथियार है ये। झूठी प्रतिष्ठा और आर्थिक अस्थिरता के कारण व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों से भटक सकता है। फिर आगे साथ ही यह भी दर्शाया गया है कि आत्मबोध, जब खुद को हो जाएगा आत्मबोध और परिस्थितियों से सीखकर व्यक्ति सही राह पर लौट सकता है। तो इसमें यहाँ पर यही है कि क्या इस उपन्यास में इस प्रकार से बताने का प्रयास किया गया है, तो आंसर आपके पास आता है यस। अब जैसे कहा जाता है कि जो गबन के लिए रमानाथ को यहाँ पर सजा होनी चाहिए थी, क्या होगी, तो आंसर आता है नहीं, क्योंकि उससे पहले ही यहाँ पर जालपा के द्वारा पैसे उसमें जमा कर दिए जाते हैं उस डिपार्टमेंट में। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस तो तलाश रही होती है, और इसी कारण से जो है इसमें यहाँ पर क्या होता है कि उस समय का जो समय रहा होगा, उस समय वहाँ पर जो क्रांतिकारियों के विरुद्ध क्रांतिकारियों के जो विरुद्ध हैं, एक जो झूठा गवाह के रूप में रमानाथ को तैयार कर लिया जाता है। अब ये भी इसलिए क्योंकि इसको ऐसा लगने लगता है कि वो जो मेरे पास यहाँ पर जो गबन का केस है, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि गबन का केस तो इनके ऊपर लगना ही नहीं था, क्योंकि वो पैसा तो जमा कर चुके थे। तो झूठी गवाही दे करके जो दिनेश नामक प्रिंसिपल होता है उसको फांसी तक की सजा हो जाती है। लेकिन बाद में अंततः इनका हृदय परिवर्तन होता है और इनको ये कहा जाता है कि आप जो है वापस जज के पास जाओ और कहो कि मैंने जो है ये पुलिस के दबाव में यहाँ पर ये झूठी गवाही दी थी, इससे ज़्यादा इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है। तो फाइनली क्या होता है, तो फिर वो सब छूट जाता है। तो अंततः यहाँ पर नैतिकता की बातें वापस आती हुई दिखाई देती है। तो उम्मीद करते हैं कि इन बातों को थोड़ा सा आप संभाल लोगे तो प्रश्न जो है वो अपने पास कहीं ना कहीं इसमें याद रहेंगे, बनने की कोशिश में होगी। चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? ए नवाब राय, बी धनपत राय श्रीवास्तव, सी मुंशी प्रेमचंद और डी प्रेमशंकर राय। तो अभी आपने इसमें यहाँ पर देखा, बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर होगा क्या, तो प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है ना। नवाब राय भी उनका नाम है, लेकिन वो कब है कि जब वो अपनी रचनाएं उर्दू में लिखा करते थे तो वो नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, है ना। तो आंसर इसमें यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर होगा ये है अपने पास बी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेमचंद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ए बनारस, बी लमही उत्तर प्रदेश, सी इलाहाबाद और डी गोरखपुर। तो उत्तर जाता है इसमें यहाँ पर लमही उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी कब छोड़ी? तो जब गांधी जी इलाहाबाद आए थे और वो लोगों से वहाँ पर असहयोग की डिमांड कर रहे थे, तो इन्होंने भी यहाँ पर अपनी नौकरी छोड़ दी। वो समय कब का था? बिल्कुल गणेश का उत्तर इसमें यहाँ पर सही है, प्रथम का भी इसमें यहाँ पर सही है। उत्तर इसमें क्या, 1930, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसमें यहाँ पर 1930 नहीं, इसमें यहाँ पर 1925 नहीं, 30 नहीं, 1919 नहीं। सरकारी नौकरी छोड़ने का समय क्या है? 1921, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम क्या था? ए रंगभूमि, बी गबन, सी सोजे वतन और डी कर्मभूमि। अब अगर आपको यहाँ पर याद हो, बिल्कुल जितने आदि लोगों का इसमें उत्तर सही है। यहाँ पर क्या है इसका? सोजे वतन। चूंकि ये उपन्यास है, ये उपन्यास है, ये उपन्यास है, तो इसमें यहाँ पर अगर नहीं, देखो कभी कभी रीजनिंग के बिहाव पर भी हम प्रश्नों के आंसर सही लगा सकते हैं, और ये तरीका आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा, है ना। तो ये पॉइंट आपके पास, जिसमें मैंने आपसे पूछा भी था कि गबन का वर्ष जो है वो क्या है, तो आप सब ने इसमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख करके दिया है। अगला, प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत किस भाषा में की थी? हिंदी में 9, संस्कृत में 9, अंग्रेजी में 9, आंसर फिर उर्दू में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी उसी माहौल में थी, मदरसों में पढ़ा करते थे, तो यहाँ पर उर्दू के कहीं ना कहीं विद्वान तो थे ही वो। तो उत्तर जाएगा इसमें क्या? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है डी। फिर अगला, प्रेमचंद की पहली प्रकाशित पुस्तक सोजे वतन किस कारण प्रतिबंधित कर दी गई थी? ए वह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली थी, नहीं। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की भावना थी, वह साहित्यिक दृष्टि से कमजोर थी, सरकार ने इसे अपशब्दों से भरा माना। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की भावना थी, इसलिए जो है इस पुस्तक को प्रतिबंध कर दिया गया था, है ना। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7, प्रेमचंद की मृत्यु का वर्ष जो है क्या है? ए 1936, बी 1930, डी 1947 और सी 1947 और डी 1929। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या जाएगा? यह है आपके पास 1936 यहाँ पर आंसर है।
बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है ए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब यहां से मानकर चलिए कि पाठ पर आधारित आपके पास एक से बढ़कर के एक क्वालिटी वाले प्रश्न जिनको आप देख लेते हैं तो एक आपका आभा मंडल इसमें यहां पर तैयार हो जाएगा। चलो, जालपा किसकी सहेली थी? ए शहजादी की, बी बासंती की, सी रतन की और डी मानकी की। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या है आपके पास? ना यहाँ पर शहजादी, ना बासंती, ना मानकी, इसका उत्तर क्या है इसमें? वो है रतन, है ना। जालपा किसकी सहेली थी? तो रतन की सहेली थी, तो उत्तर जाएगा इसमें यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमानाथ के पिता का नाम क्या था? ए दयानाथ, बी दीनदयाल, सी चरणदास, डी जग्गू। बिल्कुल रमानाथ, तो यहां पर रमानाथ के पिता, तो आंसर आपके पास है यहां पर दयानाथ, क्योंकि दीनदयाल किसके पिता हैं? तो ये जालपा के हैं। दीनदयाल किसके पिता हैं? तो ये जालपा के हैं। तो रमानाथ के पिता का नाम क्या हुआ? ए दयानाथ, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, उपन्यास गबन में जालपा के पिता का नाम क्या है? ए सेठ करोड़ीमल, बी धनीराम, सी दीनदयाल और डी विश्वंभर, है ना। अभी अपन ने चर्चा की तो अब आपको याद तो हो ही गया, इसमें करोड़ीमल नहीं, धनीराम नहीं, और यहां पर क्या? तो आंसर इसमें जाएगा बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है वो है दीनदयाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें। 12 नंबर, गबन उपन्यास में जालपा के आभूषण प्रेम से प्रभावित होकर रमानाथ किस गलत कार्य में लिप्त हो जाता है? गबन उपन्यास में जालपा के आभूषण प्रेम से, है ना, जालपा का आभूषण प्रेम से प्रभावित होकर रामनाथ किस गलत कार्य में लिप्त हो जाता है? रिश्वत लेने में 9, चोरी करने में 9, झूठ बोलने में 9, गबन करने में, क्योंकि जालपा को चाहिए। अब यहां पर उसको लगता है कि पैसा तो है नहीं, तो फिर वहां पर वो गबन कहीं ना कहीं करता हुआ दिखाई देता है, तो उत्तर इसमें क्या जाएगा? ये है इसमें यहां पर डी। क्वेश्चन नंबर 13, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? अब ये तो प्रश्न आपके लिए जो है बिल्कुल ऐसा है कि अरे ये तो पापड़ आ गया, है ना। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन और महादेवी वर्मा, तो आंसर इसमें यहां पर बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर जाएगा वो है मुंशी प्रेमचंद। फिर चलें क्वेश्चन नंबर 14, जालपा के पिता दीनदयाल पैसे से क्या थे? ए वो वकील थे? नहीं। वो जमींदार थे? नहीं। वो व्यापारी थे? नहीं। वो मुख्तार थे। बाकायदा पाठ में यहां पर जब शुरू होता है तो उसमें वहां पर ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है ना। तो इसमें यहां पर आंसर क्या जाएगा? याद रखना, अच्छा प्रश्न है कि जालपा के पिता दीनदयाल पैसे से, इट मीन्स यहां पर क्या कामकाज करते थे? तो उसका आंसर जाता है यहां पर मुख्तार के रूप में कहीं ना कहीं वो थे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट अपने पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 15, जालपा का आभूषणों से प्रेम कब से था? क्या विवाह के बाद उनको हो गया आभूषणों से प्रेम? क्या किशोर अवस्था से हो गया? क्या बचपन से था या सहेलियों के प्रभाव में आकर? तो उन्हें बचपन से ही था, क्योंकि जब जब इनके बापू बाहर जाते थे, बाजार जाते थे, तब तब इनके लिए आभूषण वहां पर आया करते थे। इसलिए उसको खिलौने नहीं चाहिए होते थे, जालपा को आभूषण चाहिए थे, और यही आभूषण बाद में रमानाथ के लिए जंजाल बनते हुए दिखाई देते हैं। और जब इसके डिमांड के हिसाब से इसको चाहिए होता है तो गबन करने के लिए रेडी हो जाता है ना। यही पार्ट का यहाँ पर आपके पास देखो, अब इसमें आई कि बचपन की परवरिश है, आंसर है कि हाँ, घर में ऐसा बचपन की परवरिश में इस प्रकार का माहौल था, आभूषण इसके लिए। चूंकि ये भी अपनी माँ के समान चंद्रहास की जब बात करती हैं तो चूंकि पैसा नहीं होता तब उनके द्वारा कह दिया जाता है कि अरे तेरी जब शादी होगी ना, जब तेरा विवाह होगा ना, तब तेरे को मिलेगा। अब वो जो है उसकी ललक वहाँ कि जिस दिन मेरा विवाह होगा उस दिन मुझे ये मिलेगा। मतलब आभूषणों का प्रेम तो इसके पास बचपन की परवरिश में ही था। तो उत्तर क्या जाएगा इसका? ये पॉइंट इसमें है यहाँ पर सी। नेक्स्ट 16, जालपा को चंद्रहार कब प्राप्त होने की उम्मीद थी? ए उसके विवाह के बाद ससुराल से, बी उसके पिता से, सी उसकी माँ से और डी उसकी सहेली से। बिल्कुल सही जवाब इसमें उसके पिता से नहीं, उसकी माँ से नहीं, उसकी सहेली से नहीं, क्योंकि उसको वहाँ पर बता दिया गया था कि बेटा जब तेरा विवाह होगा, जब शादी होगी, जब तो ससुराल जाएगी, तब तेरे ससुराल वाले तेरे को ये देंगे, है ना। तो इसका उत्तर क्या है? ये है अपने पास यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 17,
रमानाथ के पिता दयानाथ कैसे व्यक्ति थे? ईमानदार और सज्जन, लालची और बेईमान बिल्कुल नहीं, कंजूस और कठोर बिल्कुल नहीं, धनी और दयालु बिल्कुल नहीं। धन होता तो फिर ये स्थिति नहीं होती। क्या रमानाथ को गबन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, है ना? वो कैसे थे? भयंकर ईमानदार और उसके साथ में वहां पर सज्जन व्यक्ति। तो इसका उत्तर क्या गया? इसका उत्तर गया मुख्तार। इसमें यहाँ पर जो वीरेंद्र हैं वो एज ए प्रबंधक के रूप में इस शब्द को इंटरप्रेट करते हैं। मुख्तार इट मीन्स प्रबंधक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? रमानाथ के पिता दयानंद कैसे व्यक्ति थे? तो आंसर जाएगा ईमानदार और सज्जन के रूप में इंटरप्रेट किया गया है इस गबन उपन्यास में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दयानाथ ने अपने बेटे रमानाथ की शादी के लिए कितने रुपए में गहने बनवाए थे? ए 1000 रुपये में, बी 2000 रुपये में, सी 3000 रुपये में और डी 5000 रुपये में। बिल्कुल सही जवाब। इसमें वहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है। इसका उत्तर क्या है? 3000 रुपये में वो गहने बनवाए थे, है ना? तो आंसर अपने पास यहाँ पर आया, वो है इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रमानाथ की पढ़ाई किस कारण से छूट गई? ए पढ़ाई में मन न लगने के कारण? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार है। विवाह के कारण? नहीं। बीमारी कारण? नहीं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर, चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार था इसलिए कहीं ना कहीं जो है इसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो इसका उत्तर जाएगा क्या? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। गबन उपन्यास का मूल विषय क्या है? स्वतंत्रता संग्राम? नो। प्रेम और बलिदान? नहीं। ग्रामीण जीवन? नहीं। भ्रष्टाचार और लालसा? भ्रष्टाचार रमानाथ और लालसा वाला पॉइंट किस पे? जालपा पे। तो ये दोनों, क्योंकि इन दोनों को ही तो मेन नायक नायिका के रूप में इस पार्ट के अंदर यहाँ पर उभारा गया है ना? तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पर क्या जाएगा? इसका उत्तर है वो है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा पात्र गबन उपन्यास का है? ए जालपा, बी दीनदयाल, सी रमानाथ और डी उपरोक्त सभी। तो जालपा है हाँ मुख्य नायिका के रूप में। दीनदयाल कौन? जालपा के पिता, ये भी है। रमानाथ कौन? जालपा के पति, तो ये भी है। आंसर यस। तो फिर उत्तर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी, है ना? तो यहां पर अपने पास आंसर इसमें क्या गया? तो इसमें से कौन है? तो उत्तर गया सभी है इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। अगला प्रश्न, रमानाथ ने जालपा से गहने मांगने से क्यों इनकार कर दिया? रमानाथ ने जालपा से गहने मांगने से क्यों इनकार कर दिया? उसे गहनों की जरूरत नहीं थी, वह चोरी करना चाहता था, उसने जालपा के सामने अपनी अमीरी की डींगे हाँक रखी थी, वह सर्राफ से उधार लेना चाहता था, है ना? तो बेसिकली क्या था कि ये जब जालपा से मिलता है तो बड़ी बड़ी बातें देता है, बड़ी बड़ी बत्तियां देता है, जो आजकल भी होता है दिखावे के रूप में। अरे मेरे बापू के पास तो बिल्कुल बस। और पता चलता है जब शादी होकर के, ब्याह होकर के जब उस घर में जालपा जाती है तो पता चलता है कि यहाँ तो बकरी के खाने के लिए भी चारा नहीं है और ये तो बड़ी बड़ी बत्ती दे रहा था। तो सेम उस प्रकार उस समय की वहाँ पर वही मध्यम वर्गीय परिवार से रिलेटेड बात इसमें यहाँ पर बताई गई है। आज भी यही होता है, आज भी यहाँ पर इस प्रकार के ढोंगी उनकी जो है वो इसमें कोई कमी नहीं है ना? तो ये जिसका उत्तर क्या जाएगा? उसने जालपा के सामने अमीरी की बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, इसलिए उसने गहने मांगने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनको पैसा चुकाना था। तो ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं जालपा से गहने ले लें, इनको दे दें और उसके बाद जो है उसको पैसा चुका दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23। रमानाथ ने गहनों की चोरी के लिए क्या योजना बनाई? चूंकि मांग तो सकता नहीं था, और उसी दिन यहाँ पर जिस दिन ये रमानाथ इस जालपा के गहनों की चोरी करता है, उसी दिन जालपा को सपना आता है कि मेरे जो है वो गहने, जब जैसे ही इसको आता है ये, और ये कहते हैं मेरे को आज सपना आया। बोले क्या? तो बोले सपने में मेरे गहने चोरी हो गए। और यहाँ पर ये उससे जो है बखड़ा कर देता है, चोरी 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 हो गई, चोरी हो गई। जबकि चुराए थे किसने? खुद यहाँ पर इसने चुराए थे, रमानाथ ने। उसके लिए क्या तरीका अपनाया था? ए गहनों को बेचकर पैसे कमाने का, पिता से पैसे उधार लेने की,
घर छोड़कर भागने की, जालपा को भांग और मिठाई खिलाकर जब वो नशे में हो गई और जब वो सो गई, जब प्रेमालाप करने के बाद में भांग और मिठाई खिला दी उसको तो वो नशे में सो गई, और जैसे ही वो नशे में सो जाती है तो उसी समय रमानाथ उन गहनों को चुरा लेता है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ये है अपने पास यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, रमानाथ को नौकरी किसकी मदद से मिली? चूंकि सरकारी डिपार्टमेंट में यहाँ पर इसको नौकरी मिलती है, दयानंद नहीं, जालपा नहीं, गंगू सराफ नहीं, किसकी सहायता से? तो रमेश बाबू की सहायता से। अच्छा प्रश्न है, आ चुका है कई बार गबन उपन्यास के संदर्भ में। रमानाथ को नौकरी किसकी मदद से मिली? तो उत्तर जाएगा इसमें यहाँ पर जी, बिल्कुल रमेश बाबू इसका आंसर यहाँ पर जाएगा और उत्तर है इसमें यहाँ पर ए। नेक्स्ट पॉइंट 25, जालपा ने अपनी माता द्वारा भेजे गए चंद्रहार, जालपा ने अपनी माता द्वारा भेजे गए चंद्रहार को क्यों लौटा दिया? क्योंकि उसे वह पसंद नहीं आया? ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसे संदेह था कि यह चोरी का था? ऐसा भी नहीं है। उसे पहले ही गहने मिल चुके थे? ऐसा भी नहीं है। अब वो कह रही थी यहाँ पर कि ये मेरा जो पति है ये कमाएगा और पति की कमाई से ही वो गहने लेना चाहती थी, इसलिए उसकी माता के द्वारा जो उसके पिता ने उसकी माता को ला करके दिया था उसको लेने से उसने मना कर दिया कि मेरे पति की कमाई से ही मैं चंद्रहार लूंगी। ठीक है, तो इसका उत्तर यहां पर क्या जाएगा? इसका उत्तर है वो है इसमें डी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 26, रमानाथ ने गहने कहां से उधार लिए? ए गंगू सराफ से, बी चरणदास से, सी रमेश बाबू से और डी महाजन से। तो यहां पर इसका उत्तर क्या है? ये जो है इसमें नहीं है, गंगू सराफ से है ना, सराफ सराफा बाजार। तो गहने जो है वो कहां से उधार लिए थे? गंगू सराफ से। अब उधार ले लिए तो पैसे लौटाने पड़ेंगे, अब पैसे लौटाने पड़ेंगे तो आर्थिक तंगी है, पैसे लौटा नहीं सकते, आप क्या करें? फिर यही से ख्याल जो है वो आता है, पहले तो गबन का और फिर ये गहने चोरने का, है ना। तो इसका उत्तर अपने पास ही गया। फिर आगे, रमानाथ ने चुंगी कार्यालय से कितने रुपए उठाए और वो जो है उसको वहां पर देना चाहता था जिससे गहने उधार लिए थे? 500 रुपये नहीं, 600 रुपये नहीं, 700 रुपये नहीं, कितने? तो आंसर इसमें यहाँ पर 800। लेकिन देने कितने थे? जो उधार पैसे लिए थे वो तो 600 देने थे। रमेश बाबू को जो है उसने वहाँ पर अंततः पैसा वहाँ से जब मिलता है 600 देने थे, पर यहाँ पर उनको 800 लौटा देते हैं, लेकिन फिर बाद में वो 200 उनको वापस देते हैं। तो चुंगी कार्यालय से कितने रुपए उठाए थे? तो इसका उत्तर था यहाँ पर क्या? 800 रुपये, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28, रमानाथ ने स्टेशन पर कौन सी गाड़ी पकड़ी? अब ये सब सारा काम कर लिया, अब क्या करें? अब ये है कि प्रयाग छोड़ करके भागने की बारी आई। अब भागने की जब बारी आई तो वो कौन सी गाड़ी में बैठे? दिल्ली जाने वाली में नहीं, मुंबई जाने वाली में नहीं, कलकत्ता जाने वाली में, हाँ चेन्नई जाने वाली में नहीं, यही ट्रेन में इनसे जो है वो मिलता है दीन नामक व्यक्ति, है ना। तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर क्या कि रमानाथ ने स्टेशन पर कौन सी गाड़ी पकड़ी? तो उत्तर जाएगा इसमें कलकत्ता जाने वाली गाड़ी को पकड़ता है ये। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 29, रमानाथ ने गबन किए गए पैसे जमा कराने के लिए किससे उधार मांगा? रमेश बाबू से, रतन से, गंगू सराफ से, चरणदास से। तो चरणदास से नहीं और रतन से भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये भी नहीं, उत्तर अपने पास आता है रमानाथ ने गबन किए गए पैसे जमा करने के लिए किससे उधार मांगा? तो उत्तर आया रमेश बाबू ने, और रमेश बाबू ने देने से मना कर दिया। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर है अपने पास यहाँ पर ए। ठीक है, चलते हैं आगे। रमानाथ कोलकाता में किसके घर पर ठहरा था? जो आमतौर पर इसको यहाँ पर ट्रेन में मिल गया था, और ट्रेन में ये मिल गया था तो वो कौन मिला था? क्या रतन मिला था? नहीं। सेठ करोड़ीमल नहीं, जालपा नहीं, देवी दीन। देवी दीन इसे ट्रेन में मिल जाता है और दोनों में इस प्रकार से यहाँ पर आपस में व्यवहार जो बातचीत होती है और फिर लगने लगता है कि वास्तव में ये जो है वो किसी न किसी समस्या से ग्रसित है रमानाथ, तो वो जो है उसको वहाँ पर अपने घर पर ठहरने के लिए
ले जाता है उसको, चूंकि ट्रेन में इतना संबंध बन गया कि वो आगे जाकर के देवी दीन के घर कोलकाता में रहने लगता है वहां पर कुछ दिनों तक तो इसको ये था कि कहीं पुलिस मुझे गबन के आरोप में पकड़ न ले, तो ये जो है वहां पर घर में ही बैठा रहता है, बाहर ही नहीं निकलता। लेकिन अंततः इसको लगने लगता है कि अरे यार मैं कब तक जो है वो घर पर बैठा रहूंगा और कब तक मैं ऐसा छुपता रहूंगा, है ना। तो फिर यहाँ से ये धीरे से बाहर निकलता है और उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, क्योंकि इसको ढूंढने के लिए, देखने के लिए रमानाथ को पेपरों में वहाँ पर जो है वो शतरंज की पहेलियाँ कुछ छपवाई जाती है और फिर इसका उत्तर देता है, जिसके बदले इसको 50 रुपये मिलते हैं और फिर वहाँ से इसका पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कोलकाता में बैठा है। कौन? आंसर है रमानाथ, जो कि जालपा का पति था और दयानाथ का पुत्र था। चलें, तो इसका उत्तर क्या गया कि कोलकाता में किसके घर पर ठहरा था, तो आंसर देवी दीन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट 31, रमानाथ ने 50 रुपये का इनाम कैसे जीता? यही कोलकाता में, जब यहाँ पर जालपा और इनके द्वारा उसमें जो है वो शतरंज के फॉर्म में कुछ उत्तर के रूप में वहाँ पर छपवाया गया था। तो सब्जी बेचकर नहीं, शतरंज की पहेली हल करके हाँ, चोरी करके नहीं, नाटक में अभिनय करके नहीं, और इसी शतरंज की पहेली में जब इनाम मिलता है तभी वहाँ पर उनको पता पड़ जाता है, क्योंकि फिर पता लगाते हैं कि भाई इनाम इसके पास गया। अब इसका उत्तर प्रश्न ऐसी बनाई थी पहले कि इसका उत्तर भी यही दे सकता था, और चूंकि इसने पेपर पढ़ा, उत्तर दे दिया, उसको भी लगा अरे 50 रुपये कमाने को मिल गए। तो वहाँ से जालपा और आदि लोगों को पता चल जाता है कि रमानाथ कोलकाता में है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? ये है बी। चलें नेक्स्ट पॉइंट आगे 32, रमानाथ को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? ए, चोरी के आरोप में नहीं, देशद्रोह के आरोप में नहीं, हत्या के आरोप में नहीं, गबन के संदेह में, क्योंकि ढूंढा ढांडी तो चली रही थी। पर इससे पहले यहाँ पर यह था कि गबन के संदेह में गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर उस पर वो केस बन ही नहीं रहा था, क्योंकि जब जालपा आती है इसके पास और ये तय हो जाता है कि अरे तुमने जो गबन किया था वो तो वहाँ पर चुंगी कार्यालय में 800 रुपये हमने जमा कर दिए। पर यहाँ पर अब पुलिस वाले इसको छोड़ना नहीं चाहते और इसको यहाँ पर क्रांतिकारियों के विरुद्ध झूठी गवाही देने के लिए इसको खड़ा रखते हैं। इसके लिए यहाँ पर शराब और सुंदरी आदि का भी इसमें सहयोग लेते हैं और फिर इसको यहाँ पर जकड़ करके रखते हैं और बाकायदा झूठी गवाही इससे दिलवा भी देते हैं और उनको कहीं ना कहीं फांसी की सज़ा भी हो जाती है, और एक को फांसी की सज़ा होती है और बाकी को उम्र कैद होती है ना। तो आंसर इसमें यहाँ पर क्या है? गबन के संदेह में। फिर आगे, रमानाथ ने पुलिस के दबाव में आकर क्या किया? भाग गया? नहीं। भाग गया उत्तर आता है नहीं। खुद को निर्दोष साबित किया? नहीं। देवी दीन की मदद मांगी? नहीं। क्रांतिकारियों के विरुद्ध झूठी गवाही दे दी। क्रांतिकारियों के विरुद्ध जो है वो झूठी गवाही दे दी। ये इसका यहाँ पर आपके पास पॉइंट बनता है, तो उत्तर जाता है इसमें, वो है बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, रमानाथ को गबन के आरोप से मुक्त क्यों किया गया? उसने सच कबूल कर लिया, जालपा ने रुपए जमा करा दिए थे, पुलिस को नया सबूत मिला, सेठ करोड़ीमल ने उसे बचा लिया। तो इसका यहाँ पर पॉइंट ये था कि जालपा ने रुपए जमा कर दिए थे, इसलिए इसका ये डर तो खत्म हो गया कि पुलिस जो है मुझे गिरफ्तार करेगी, है ना। तो आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? ये पॉइंट अपने पास है इसमें बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, जालपा ने रमानाथ को क्या करने के लिए बाध्य किया? ए, पुलिस के लिए काम करने, भागने की योजना बनाने, अदालत में अपना बयान बदलने। क्या अदालत ने बयान दिया आया था? झूठी गवाही दिया आया था क्रांतिकारियों के विरुद्ध, है ना। तो इसलिए जालपा ने कहा कि अब तुमको यहाँ पर पुलिस से किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता है ही नहीं, तुम्हें यहाँ पर जो है अपना बयान बदलना चाहिए और जिन निर्दोष लोगों को फांसी की सजा हुई है उनकी फांसी की सजा जो है वहाँ पर खत्म हो। तो उत्तर क्या जाएगा इसका? वो है आपके पास यहाँ पर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 36, रतन के वृद्ध पति की मृत्यु, रतन के वृद्ध पति की मृत्यु के बाद उनके दाह संस्कार के लिए किसे बुलाया गया था? देवी दीन को? नहीं। रमानाथ को? नहीं। जालपा को? नहीं। उत्तर है यहाँ पर कि मणिभूषण को बुलाया गया था। किसको बुलाया गया था? तो उत्तर जाएगा इसमें यहाँ पर सी, मणिभूषण। और मणिभूषण जब जाता है तो फिर रतन से जो है यहाँ पर जो भी दोस्ती हो जाती है और रतन की भी कुछ धन संपत्ति को अपने पास लेने का प्रयास करता है मणिभूषण। नेक्स्ट पॉइंट 37, रमानाथ ने पुलिस के प्रभाव में आकर किसके विरुद्ध गवाही दी थी? ए, देवी दीन, बी, जोहरा, सी, जालपा? नहीं, क्रांतिकारियों के विरुद्ध जो है उन्होंने झूठी गवाही दी थी। ठीक है, तो उत्तर क्या जाएगा इसमें? यहाँ पर डी। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न जो है वो आपको यहाँ पर
आपकी एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन के पैटर्न के बिहाव पर विगत वर्षों के प्रश्नों को ध्यान में रखकर संभावित प्रश्न हैं और आपको ये मदद इसमें यहाँ पर करेंगे, है ना। तो आपको जो है इसमें यहाँ पर बनाए गए जो प्रश्न हैं वो आपको कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नंबर 38, रमानाथ के बयान के कारण किसे फांसी की सजा मिली थी? मणिभूषण को नहीं, रतन को नहीं, देवीदीन को नहीं, दिनेश को, जो एक स्कूल के प्राचार्य थे लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न भी रहे होंगे तो इन्हें फांसी की सजा मिली थी और इनके बाकी के जो साथी थे लगभग 18-20 उनको सबको उम्र कैद हुई थी। ठीक है, तो उत्तर इसमें यहां पर क्या जाएगा? आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट पॉइंट 39, रमानाथ को पुलिस के नियंत्रण में रखने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया? ए शराब और सुंदरी, बी पैसा और धन, सी धमकी और डर, जेल में कैद। इसका नहीं था, इसका नहीं था, इसका नहीं था। रमानाथ को पुलिस के नियंत्रण में रखने के लिए, क्योंकि पहले तो इसको लग रहा था कि गबन के आरोप में, लेकिन उसी से खत्म हो गई। क्योंकि पुलिस वालों को क्रांतिकारियों के विरुद्ध झूठी गवाही दिलवानी ही थी, तो फिर यहां पर इन्होंने उसको पहले तो ये इसके नशे में चूर करा और उसके साथ साथ में वहां पर ये वाला भोग विलास के लिए, तो इससे जो है वो नियंत्रण में रखने में कहीं ना कहीं सफल रह रहे थे शराब और सुंदरी की वजह से। और सुंदरी के तो जाल में इतना जबरदस्त फंसता है कि जालपा से भी ये दूर होने लगता है। ठीक है, तो उत्तर क्या जाएगा इसमें यहाँ पर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहरा किस घटना से प्रभावित होकर सादा जीवन जीने लगी? जोहरा जो है वही सुंदरी थी जो रमानाथ से प्रेम करने लगी थी और जालपा जो है वो दूर होने लगी थी। जालपा के त्याग से, रमानाथ के प्रेम से, देवीदीन की सलाह से, पुलिस के डर से जोहरा किस घटना से प्रभावित होकर सादा जीवन जीने लगी? ए जालपा के त्याग से, बी रमानाथ के प्रेम से, सी देवीदीन की सलाह से, डी पुलिस के डर से। पुलिस का डर था नहीं, देवीदीन की सलाह थी नहीं, सादा जीवन अपनाने लगी। तो यहां पर पॉइंट आया इसमें जालपा के त्याग से, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा इसमें? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रमानाथ के सच बोलने के कारण हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? चूंकि अब सच बोल दिया, इसको यहां पर कहा, पहले तो एक बार जज के पास जाता है और जब बताने की बारी भी आती है लेकिन फिर वापस आ जाता है, बता नहीं पाता, लेकिन दूसरी बार फिर से भेजते हैं कि नहीं, निर्दोष लोगों को फांसी की सजा हुई है, जाना है और बताना है। तब वहां पर जब सच बातें बता दी जाती है तो बकायदा जज साहब भी इनकी बातों को पूरी सुनते हैं रमानाथ की और सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। ये जो है इसमें यहाँ पर उत्तर कि रमानाथ को जेल भेज दिया, जालपा को दंड दिया, पुलिस वाले को दंड दिया, ऐसा इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आंसर इसमें क्या जाएगा? तो ये है उत्तर अपने पास ए। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। जोहरा की मृत्यु कैसे हुई? ये भी बड़ा इसमें भी एक रोचक बात है। बीमारी से नहीं, आत्महत्या से नहीं, पुलिस की यातना से नहीं, गंगा में डूबते हुए लोगों को बचाते हुए, गंगा को डूबते हुए लोगों को बचाते हुए जोहरा की मृत्यु हो जाती है। तो इसका उत्तर अपने पास यहां पर क्या गया? ये है इसमें सी। ये थे गबन उपन्यास पर क्वालिटी वाले 42 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको पाठ की संकल्पना और प्रश्नों की सहायता से एक पाठ का थीम बनेगा, क्योंकि वैसे तो गबन उपन्यास कोई छोटा मोटा उपन्यास तो है नहीं, लेकिन जो बेस्ट वाले क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हो सकते थे वो आपके सामने उसमें रखने का प्रयास किया और उसकी एक आभा मंडल तैयार करने का प्रयास किया, जिससे आपका काम बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पाठ में आए प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लगें और अपने दोस्तों यारों के मध्य आप इसे शेयर भी करें। ठीक है, इसी के साथ इस पॉइंट को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।